आफ्टरनून एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेक्कन कॉन्क्वेस्ट। ओके, औरंगजेब ने रूलर बनने के बाद डेक्कन जो पार्ट था इंडिया का, उसको कॉन्क्वेस्ट किस तरह से अपने अंडर कंट्रोल किया, किस तरह से उसने उसको धीरे धीरे जीत लिया। ठीक है। औरंगजेब स्पेंट अ मेजर He spent a major part of his last 26 year of his reign, 1981 to 1707, 1981 से 1707 तक का जो टाइम पीरियड था, मोस्ट ऑफ नियर अबाउट 26 ईयर, जो उसके लास्ट का मतलब जो उसके रूलिंग के टाइम पीरियड थे, उनमें से उसके जो 26 के नियर अबाउट जो ईयर थे, वो उसने डेक्कन प्लेस को कंट्रोल करने में स्पेंड किए अपने। ठीक है। इन द डेक्कन वेयर हिज लॉन्गेस्ट एंड टफेस्ट स्ट्रगल वाज अगेंस्ट शिवाजी एंड मराठा और जो शिवाजी थे उनके अगेंस्ट डेक्कन में इन्हें बहुत ही टफ स्ट्रगल, बहुत ही सख्त स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ा। मतलब बहुत लंबा टाइम पीरियड लगा इन्हें हराने में और अपना रूल स्टैब्लिश करने में औरंगजेब को। आफ्टर शिवाजी डाइड इन 1680, जब शिवाजी की डेथ 1680 में हो गई, तो उसके जो सन थे, उसके जो बेटे थे शांभजी, उन्होंने उनके एरिया को कंट्रोल कर लिया एज ए लीडर। उसके बाद शांभजी बने। ठीक है, संभाजी बने। ओके, उसके बाद 1681 में जो औरंगजेब थे, उन्होंने डेक्कन में जो मराठा थे उन सभी की पावर को क्रश कर दिया, उन्हें हरा दिया और उन्हें वीक बना दिया और खुद का रूल कंट्रोल कर लिया। इन 1689 he captured and executed Shambhaji and took his infant son Shahu as a prisoner। 1689 में शंभाजी जो थे उन्होंने मरवा डाला औरंगजेब ने। ठीक है। और उनका शंभाजी का जो बेटा था, इन्फेंट का मतलब शिशु था, जो छोटा बच्चा था, उसे कैदी बना लिया। ठीक है, उसे कैद में कर लिया। ही ऑल्सो कॉन्क्यूर्ड बीजापुर इन 1685 एंड गोलकोंडा इन 1687। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि औरंगजेब ने डेक्कन पार्ट में भी धीरे धीरे अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। हिज डेक्कन पॉलिसी प्रूव टू बी अ फेलियर। इनकी जो डेक्कन पॉलिसी रही, उनकी वजह से उन्हें आगे फेलियर्स को मतलब इनको जो भी फेलियर डेक्कन पॉलिसी के अंदर फेस करने पड़े, उनसे क्या प्रूव हुआ कि जो कंटिन्यूस वॉर हुआ, उसकी वजह से जो कैवेलरी थी, जो घुड़सवार आर्मी थी और जो रॉयल ट्रेजर था, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगा, कम होने लगा। ठीक है। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो लॉस रहा वो क्या रहा, डेक्कन की तरफ जब इन्होंने अपना कंट्रोल करने के लिए इस तरह से लंबे वॉर किए, बहुत लंबे टाइम पीरियड तक इनके स्ट्रगल चले, जिसकी वजह से उसमें क्या हुआ, जो उनकी कैवेलरी मतलब जो घुड़सवार सेना थी वो, और जो उनका रॉयल ट्रेजर था, जो उनका शाही खजाना था, वो सभी कम हो गया। ड्यू टू औरंगजेब्स लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम द नॉर्थ, द एडमिनिस्ट्रेशन सफर्ड एंड रिवोल्ट्स चैलेंजिंग द मुगल अथॉरिटी ब्रोक आउट। अब देखिए, इनका औरंगजेब का सारा ध्यान डेक्कन को जीतने में था, डेक्कन को कंट्रोल करने में था। डेक्कन साउथ में पड़ता है इंडिया के, और जो इनका ऊपर की तरफ अपर जो एम्पायर पार्ट था नॉर्थ में, उस सारे पार्ट की तरफ अब इनका ध्यान कम हो चुका था, क्योंकि इनका सारा ध्यान डेक्कन को जीतने में, कंट्रोल करने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से नॉर्थ पार्ट में एडमिनिस्ट्रेशन भी स्मूथली नहीं चल पाया, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आने लगी, और जो भी इनके अगेंस्ट थे वहाँ से मुग़लों के अगेंस्ट विद्रोह स्टार्ट हो गए, जिसका फ़ायदा दूसरे रूलर्स ने उठाया और औरंगजेब को मतलब कहीं ना कहीं औरंगजेब की जो पावर थी उसको वीक करने में इन नॉर्दर्न रिवेलियंस का हाथ रहा। ओके, अब आता है द रेन, जो औरंगजेब का टाइम पीरियड था। औरंगजेब वाज एन ऑर्थोडॉक्स गॉड फियरिंग मुस्लिम। औरंगजेब एक ऐसा पर्सन था
जो एक मुस्लिम था और भगवान से डरने वाला और कठोर, जैसे अपने धर्म को लेकर कट्टर होता है ना, बिल्कुल अपने धर्म से रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं, तो अपने धर्म से रिलेटेड पूरे जो भी उसके डिसिप्लिन थे, स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन थे, उनको फॉलो कराने वाला और फॉलो करने वाला एक कट्टरवादी मुस्लिम था, ठीक है। ही पेड अटेंशन टू ऑल अफेयर्स ऑफ द स्टेट, उसने अपने सभी, अपने राज्य के अंदर, अपने पूरे साम्राज्य के एम्पायर के अंदर सभी अफेयर जो भी काम थे, ठीक है, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, आर्मी से संबंधित हो, किसी से भी संबंधित हो, रिलीजन से संबंधित हो या अपनी रॉयल फैमिली से संबंधित हो या किसी अनदर इशू से हो, तो सभी अफेयर्स को उसने खुद ही होल्ड करने की, कंट्रोल करने की सोची, ठीक है। ही डिड नॉट ट्रस्ट एनीवन एंड वाज ऑफ सस्पिशियस नेचर, ये किसी क्यों करता था, क्योंकि इसका जो ट्रस्ट था ना वो किसी पर नहीं करता था, वो किसी पर विश्वास नहीं करता था, हमेशा दूसरों को सस्पिशियस मतलब शक की नज़र से या संदेह की नज़र से दिखता था, उसका जो नेचर था वो शक की नज़र था, ठीक है। ही री इंस्टेटेड जजिया और नॉन मुस्लिम विच मेड हिम अनपॉपुलर अमंग द मासेज। अब देखिए बच्चे, जो कि जहांगीर और अकबर ने जजिया टैक्स को उन्होंने कैंसिल कर दिया था, उन्होंने हटा दिया था जजिया टैक्स को, लेकिन औरंगजेब ने दोबारा से इस नॉन मुस्लिम जजिया टैक्स को दोबारा से लगा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से जो हिंदू या अनदर जो रिलीजन थे के लोग थे, सिख हो गए, उन सभी को गुस्सा आया और वो इस औरंगजेब रूलर के अगेंस्ट होने लगे, जिसकी वजह से लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। ओके, ड्यूरिंग औरंगजेब्स रेन ट्रेड विद यूरोपियंस फ्लरिश्ड, औरंगजेब के टाइम पीरियड पर, ठीक है, उस टाइम पीरियड पर जो ट्रेडिंग का काम था वो ज़्यादातर किन के साथ था, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, यूरोपियंस के साथ जो व्यापार था वो औरंगजेब के टाइम पीरियड पर फ्लरिश्ड हुआ, मतलब ग्रो किया उसने, फला फूला। द इंग्लिश हैड देयर मैन ट्रेड सेंटर्स एट बॉम्बे, जो इंग्लिश थे यानी जो ब्रिटिश थे, जो एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में यहाँ आए थे, उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा में बनाए। बॉम्बे को आज हम मुंबई, मद्रास को चेन्नई और कैलकाटा को कोलकाता के नाम से जानते हैं। और जो फ्रेंच ट्रेडर थे उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ सेटअप की, अपने ट्रेडिंग सेंटर कहाँ सेटअप किए, पौंडीचेरी में, जिसे हम पुदुचेरी कॉल करते हैं आज। ओके, नेक्स्ट आता है बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। इंडिया के जो लास्ट मुग़ल एम्पायर थे वो बहादुर शाह जफर थे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए हु वाज द लास्ट पावरफुल मुग़ल एम्पायर, अगर पावरफुल मुग़ल एम्पायर की बात की जाए तो वो औरंगजेब थे, क्योंकि औरंगजेब के बाद जो भी मुग़ल एम्पायर बने, रूलर बने, वो बहुत ही वीक थे, ठीक है, वो ज़्यादा कैपेबल नहीं थे। नेक्स्ट, द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन was based on Central Asian, Indian and Persian tradition। मुग़ल साम्राज्य का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी प्रशासन से संबंधित जो भी झलक हमें देखने को मिलती है, प्रशासन जिस तरह का था, तो उस पर जो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वो सेंट्रल एशिया के और इंडिया के और जो पर्शियन ट्रेडिशन था, परंपराएं थी, जैसे रूल रेगुलेशंस थे या जैसे प्रशासन चलाया जाता था इन एरिया में, तो उन सभी का भी जो है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन लगा लो या कुछ झलक हमें मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में इन प्लेस के ट्रेडिशन, इन प्लेस के रूल रेगुलेशन की भी देखने को मिलती है। इट्स डिटेल्स आर मेंशन इन आईने अकबरी। इसकी जो डिटेल है मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन की वो कहाँ है, कहाँ देखने को मिलती है, किसमें पूरी डिफ़ाइन की हुई है, अकबर की बायोग्राफी जो है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब पूरी डिटेल आईने अकबरी में देखने को मिलती है। और अकबर की आईने अकबरी जो है, अकबर की बायोग्राफी अकबरनामा का ही एक पार्ट है, जो कि उनके दरबार में
जो ऑथर थे अबुल फजल, उनके थ्रू राइट की गई थी। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल ने रोट की थी। अकबरनामा का ही एक पार्ट है आईने अकबरी। ओके। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, centralizations of authority was a key aspect of their administrative structure। सेंट्रलाइजेशंस ऑफ अथॉरिटी का मतलब कि जो मेन सेंटर में जो एक पावर मेन अथॉरिटी होगी वो रूलर की थी, किंग की थी। ठीक है, द किंग कंट्रोल द एंटायर किंगडम असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किंग पूरे किंगडम को कंट्रोल करता था, पूरे साम्राज्य को अपने मिनिस्टर्स की काउंसिल के थ्रू। उसने डिफरेंट मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हुए थे। कौन कौन से? वाकिल, जो कि प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करता था, दीवान और वज़ीर, जो कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड वर्क होल्ड करता था। मीर बख्शी का काम मिलिट्री और मिलिट्री का जो भी वर्क था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उस सभी को संभालना मीर बख्शी का काम होता था। मीर समन, ये रॉयल हाउस होल्ड, रॉयल फैमिली के अंदर कोई भी वर्क होता था उन सभी को यही होल्ड करता था, समन। एंड सदर का काम होता था कानून को बनाए रखना। ठीक है, ये मिनिस्टर था किस चीज़ का? लॉ का। अब आता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो था बेटा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, मतलब एक मेन पूरी कंट्री, जैसे अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, पूरी कंट्री के लिए जो रूल बनाती है, पूरी कंट्री के लिए जो स्टेप उठाती है, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब वही हो गया कि जैसे ये पूरा मुग़ल एम्पायर है, तो पूरे मुग़ल एम्पायर के लिए जो भी मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हुए थे और पूरे एम्पायर पर किंग रूल करता था किस तरह से। अब इन सभी को अच्छे से पूरा रूल्ड करने के लिए एक किंग, मान लीजिए यहाँ किंग है, तो वो इस पार्ट को पूरा होल्ड करने में उसके लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसको। तो इसके लिए उसने अपने पूरे एम्पायर को डिवाइड किया हुआ था इस तरह से। ठीक है, अपने पूरे एम्पायर को उसने इस तरह से डिवाइड किया हुआ था। ये मान लीजिए मुग़ल साम्राज्य है, पूरा एम्पायर है, तो यहाँ पर पूरा सेंटर कंट्रोल अथॉरिटी किसकी होगी? किंग की। ठीक है, और किंग के जो भी अपॉइंट मिनिस्टर होंगे वो वर्क करेंगे। अब बात करें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो ये किंग का एम्पायर था वो इस तरह से डिवाइड था। ठीक है, पहले किस में डिवाइड हुआ? प्रोविंसेस और सूबा। ठीक है, जैसे अब हम मान लीजिए हमारी कंट्री इंडिया की बात करें तो इंडिया स्टेट में डिवाइडेड, आगे स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद आगे फिर स्मॉल वार्ड्स में डिवाइड होती हैं, इस तरह से। तो इस तरह से ही पूरे एम्पायर को डिवाइड किया हुआ था ताकि ईजिली रूल किया जा सके। द मुग़ल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्रोविंसेस और सूबा विच वाज गवर्नड बाय अ सूबेदार और गवर्नर। ठीक है, द सूबाज वर डिवाइड, आगे फर्दर सूबे डिवाइड थे सरकार्स में। ठीक है, जिसे डिस्ट्रिक्ट कॉल किया जाता था। विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू परगनास, आगे फिर ये जो सरकार थे आगे फिर फर्दर डिवाइड थी परगना में। द फौजदार एंड अमल गुजार ऑफ सरकार्स में जो एक पर्सन जो पूरे उसको होल्ड करते थे उस एरिया को, तो उनको होल्ड करने के लिए जो पोजीशन पोस्ट थी वो थी फौजदार की और अमल गुजार की। ठीक है, किसी भी सरकार के मतलब डिस्ट्रिक्ट के जो फौजदार और अमल गुजार होते थे और जो शिकदार होते थे एंड अमील ऑफ परगनाज वर अपॉइंटेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये किस लिए अपॉइंट किए जाते थे? ताकि पूरे अपने एरिया में ये लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखें, कानून को बनाए रखें, कानून के अकॉर्डिंग वर्क करें। मतलब मान लीजिए रूलर ने कोई भी नया रूल बनाया, ठीक है, तो उसको फॉलो कराने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, उस चीज़ को अप्लाई कराने के लिए उसको प्रॉपरली पीपल फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और शांति व्यवस्था बनी हुई है या नहीं, कोई रूलर के अगेंस्ट जाने का षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। तो पूरा ये जो वर्क था इन सेंट्रल लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पर ये जो मिनिस्टर्स थे अपॉइंट किए हुए, ये सभी संभालते थे। ओके, अब आती है मनसबदारी सिस्टम।
द मनसबदारी वाज अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग इंट्रोड्यूस बाय अकबर। अकबर के थ्रू एक ऐसी मनसबदारी क्या है, एक रैंक है, एक पोजीशन है, एक पद है, ठीक है, जो अकबर के टाइम पीरियड पर था। तो मनसबदारी की जो एक सिस्टम, रैंकिंग सिस्टम थी, वो अकबर ने स्टार्ट की थी। एवरी ऑफिसर वाज असाइंड अ मनसब। हर ऑफिसर को एक मनसब दिया गया था। मनसब का मतलब एक रैंक दिया गया था। मोस्टली दे एंटर थ्रू अ लो रैंक। स्टार्टिंग में वो एक निम्न, एक लो रैंक से, एक लो पद से उन्होंने अपॉइंट किया। धीरे धीरे उन्होंने प्रमोशन ले ली। प्रमोशन मतलब उनकी जो पोस्ट थी वो धीरे धीरे बढ़ गई, रैंक उनकी बढ़ गई, ठीक है। किस वजह से बढ़ गई? क्योंकि वो मुग़ल अथॉरिटी, मुग़ल एम्पायर के लिए लॉयल थे और अपनी सर्विसेज के थ्रू उन्होंने जो सेवा की, जो मुग़ल गवर्नमेंट के लिए उन्होंने वर्क किए और जिस विश्वास पात्रता के साथ, ठीक है, मतलब पूरे विश्वास पात्रता के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी से उन्होंने जो भी उनकी सेवा की, उसके बेसिस पर इनकी प्रमोशन होती चली गई। द मनसब्स वर डिवाइडेड इनटू जात एंड सवार। ये जो मनसब थे, ये जो रैंक थी, ये आगे इसके नीचे जो थे वो जात और सवार की रैंक होती थी। जात मीन पर्सनल सैलरी एंड सवार मीन द नंबर ऑफ हॉर्समैन। जात जो है बेटा वो पर्सनल सैलरी को रेफ़र करता था, और जो सवार था, सवार का मतलब था हॉर्समैन, जो कि आर्मी में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। द मनसबदार मोस्टली रिसीव्ड जागीर। मनसबदार जो थे उन्हें जागीर दी जाती थी। जागीर का मतलब लैंड। जिस तरह से दिल्ली सल्तनत के अंदर रूलर अपने इक़्तिदार को इक्ता देता था, इक्ता का मतलब लैंड था, तो इसी तरह से मुग़ल अथॉरिटी के अंदर जागीर का मतलब था लैंड। तो जागीर जो है मुग़ल रूलर्स के थ्रू दी गई मनसबदार को लैंड थी। एंड द रेवेन्यू फ्रॉम दोज जागीर्स वाज देयर सैलरी। और इस मनसबदार की जो सैलरी थी वो कहाँ से उसे मिलती थी? इस जागीर से मिलने वाले रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब लैंड पर लिया जाने वाला जो टैक्स था, पीसेंट की से लिया जाता था। ये जो रेवेन्यू था यही जागीरदार की सैलरी थी। हाउ मनसबदार वर फ्रॉम अ डाइवर्स ग्रुप। ये मनसबदार जो है हालांकि डिफरेंट ग्रुप से होते थे। द मुग़ल मनसबदार्स वर पेड द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। ओके, उस टाइम पीरियड पर जो मुग़ल मनसबदार होते थे उन्हें सबसे ज़्यादा हाई पे किया जाता था। ओके, दैट इज़ विच वाज अप टू 30,000 पर मंथ। द सवार रेंज फ्रॉम, सवार की जो रेंज थी 10 हॉर्समैन से लेकर 10,000 हॉर्समैन जो है एक सवार मैन के पास होते थे। इतनी मतलब उनका जो एक, अगर हम उसकी वेल्थ देखें तो इतनी वेल्थ होती थी एक मनसबदार के पास। दिस सिस्टम ग्रेजुअली बिकेम हेरिडिटरी। धीरे धीरे जो ये मनसबदारी का सिस्टम था क्या बन गया? हेरिडिटरी बन गया। मतलब एक मनसबदार की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका बेटा उसकी मनसबदार की पोजीशन को, रैंक को होल्ड कर लेगा, ठीक है। अब आता है डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल आफ्टर औरंगजेब कॉल्ड लेटर मुगल्स। औरंगजेब के बाद के जो मुग़ल रूलर थे उन्हें लेटर मुगल्स कॉल किया गया। और ये जो रूलर थे ये बहुत ही वीक रूलर थे। हु कुड नॉट होल्ड द लार्ज एम्पायर एज वन यूनिट। क्योंकि वो इतने बड़े एम्पायर को एक यूनिट में, एक एकता में बांधे नहीं रख सके, ठीक है। धीरे धीरे उनका जो एम्पायर था वीक हो गया, टूटने लगा। और अब उनके एम्पायर के अंदर जो भी मनसबदार थे या सूबेदार थे, गवर्नर, धीरे धीरे वो अपना अलग अलग पार्ट करते गए, ठीक है। मान लीजिए ये मुग़ल एम्पायर था, अब यहाँ का जो गवर्नर था, सूबेदार था, इसने अपना अलग से, जो यहाँ का गवर्नर था उसने धीरे धीरे अपने अंडर कंट्रोल कर लिया इसको, मुग़ल अथॉरिटी को ख़त्म करके अपना खुद का फ्रीली यहाँ पर रूल कर लिया। इस तरह से यहाँ पर दूसरे गवर्नर ने, यहाँ इस तरह से, तो धीरे धीरे ये जो मुग़ल एम्पायर था डिवाइड हो गया, टूटने लगा। अब डिवाइड हो गया तो इनकी जो पावर थी वो भी वीक होने लगी। एक तो ये सभी मिलकर अगर किसी के अगेंस्ट वॉर लड़ाई कर रहे हैं तो ये जीतेंगे, एक यूनिटी में बाउंड होंगे तो, लेकिन जब ये टूट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे तो इनकी पावर भी डिवाइड हो जाएगी, और पावर डिवाइड होगी तो ये रूलर वीक हो जाएंगे, ठीक है। इसी का फ़ायदा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उठाया।
ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो स्टार्टिंग में एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में यहाँ आई थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसने देखा कि जो ये इंडियन रूलर्स हैं, मुग़ल रूलर, धीरे धीरे इनकी पावर कम होती जा रही है और इन्होंने डू एंड डिवाइड वाली मतलब इनके बीच में फूट डालकर भी वर्क किया, जिसकी वजह से ये रूलर्स धीरे धीरे मुग़ल वीक होते चले गए और इनकी पावर कम होती चली गई। और इसका फ़ायदा सारा मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर अपना कंट्रोल करने में। हिज डेथ वाज फॉलोड बाय अ वार ऑफ सक्सेशन अमंग हिज सन। इनकी औरंगजेब की जो डेथ है वो कब हुई थी, जब उनके बेटे उनके बाद कि कौन उनका उत्तराधिकारी बनेगा इसको लेकर लड़ रहे थे। ठीक है। स्लोली द एम्पायर बिगन टू श्रिंक एंड एंडेड कम्प्लीटली इन 1857। धीरे धीरे उनका एम्पायर कम होने लगा, टूटने लगा। ठीक है। श्रिंक का मतलब सिकुड़ने लगा, श्रिंक मतलब कम होने लगा। ठीक है। तो धीरे धीरे उनका जो अभी मैंने बताया आपको कि किस तरह से डिवाइड होने लगा और डिवाइड होकर किस तरह से एम्पायर पूरा टुकड़ों में बट गया और उनकी पावर भी वीक हो गई टूटने की वजह से, जिसकी वजह से 1857 में ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल मतलब पूरी तरह से जो ये ब्रिटिश थे, इन्होंने मुग़ल एम्पायर की जो एक टाइटल था इनका वो इनसे स्नैच कर लिया और मुग़ल एम्पायर का जो एक लास्ट एम्पायर था वो बहादुर शाह जफ़र डिक्लेयर कर दिया कि ये एक लास्ट, ब्रिटिश गवर्नर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो बहादुर शाह जफ़र हैं वो लास्ट मुग़ल एम्पायर होंगे। इनके बाद जो भी रूलर होंगे, इनके जो वंशज होंगे, उन्हें कोई मुग़ल एम्पायर कॉल नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ़ एक मुग़ल प्रिंस कॉल किए जा सकते हैं। मेन अथॉरिटी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की रहेगी। ठीक है। तो इस तरह से जो मुग़ल एम्पायर है धीरे धीरे पूरी तरह से कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। ओके।